अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है बैश स्क्रिप्टिंग इंटरमीडिएट। तो जो बैश की बेसिक्स लेवल था बैश का वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया और आज हम देखेंगे इंटरमीडिएट लेवल। वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो क्लाउड को जो है सीखना चाह रहे हैं, क्लाउड में जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, क्लाउड में अपने करियर को स्विच करना चाह रहे हैं, तो ये क्लास जो है ना वो आपके लिए है। आज की जो हमारी क्लास है उसका जो प्रीरेक्विजिट है कि आपके पास EC2 इंस्टेंस हो जो कि रनिंग स्टेट के अंदर हो और उसके बाद आपने iMuser जो है ना क्रिएट करना है, वो भी आपके पास क्रिएट हुआ हो और उसको आपने फुल परमिशन देनी है EC2 इंस्टेंस की और फिर आपने दोबारा साइन इन करना है अपने अकाउंट के ऊपर जो आपका अकाउंट है AWS का थ्रू iMuser और आपके पास गिटहब का अकाउंट भी हो ताकि हम जो लिखेंगे अपनी बैश फाइल वो लास्ट में आप अपने गिटहब के अकाउंट पे आप अपलोड करेंगे। तो ये प्रीरेक्विजिट्स हैं, सो हर क्लास के शुरू होने से पहले आप जो है ना वो जो प्रीरेक्विजिट्स हैं, वो पहले से जो है ना वो आप उनको करके रखें। तो मैं ऑलरेडी जो है ना अपने जो मेरा अकाउंट है AWS का उस पे थ्रू iMuser जो है वो साइन इन हो चुका हूँ। मेरे iMuser का नेम है DevOps_user1 और मेरा EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी रनिंग स्टेट के अंदर है। इसको मैं अपने लोकल पीसी के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग भी अपने लोकल पीसी के साथ अपने सर्वर को जो है वो कनेक्ट कर लें। तो सक्सेसफुली मेरा सर्वर जो है मेरे लोकल पीसी के साथ कनेक्ट हो चुका है। और हमारी आज की क्लास उसका जो टॉपिक है रियल टाइम बैश स्क्रिप्टिंग सिनेरियोज। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने बेसिक्स को स्टडी किया, उसमें पोजिशनल आर्गूमेंट से वेरिएबल्स कमेंट्स और उसके बाद हमने जो है ना वो और बहुत सारे बैश स्क्रिप्ट्स जो है ना देखे जो रियल टाइम इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो आज जो है ना वो हम देखेंगे आज की क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें हम मुख्तलिफ बैश स्क्रिप्ट्स को जो है ना वो क्रिएट भी करेंगे और हम लूप्स को जो है ना वो समझेंगे लूप्स किस तरह जो है ना यूज़ होते हैं बैश के अंदर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद जो है ना फंक्शंस हैं, वो हम किस तरह बैश में यूज़ कर सकते हैं। और हमारी क्लास का जो आज का इंडस्ट्री सिनेरियो है उसमें आप क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हैं एक कंपनी के अंदर और वो कंपनी अब बहुत सारे EC2 इंस्टेंस को जो है ना वो मैनेज कर रही है और आपका जो टास्क है वो आपने जो है ना मुख्तलिफ जो बैकअप्स आ रहे हैं, आपने मुख्तलिफ जो फाइल्स हैं उनका जो है ना बैकअप्स आपने रोज़ाना की बेस पे लेना है। उसके बाद आपने डिस्क यूसेज को जो चेक करना है कि आपको CPU की यूसेज है, उसके बाद डिस्क की यूसेज है, वो कितनी जो है ना वो परसेंटेज जो है ना हो चुकी है। कितनी डिस्क, कितना CPU आपका इस्तेमाल हो चुका है और जो सर्विसेज़ रन हो रही हैं जैसे अपेचे है, nginx है, उसका जो है करंट स्टेटस क्या है कि वो रनिंग स्टेट के अंदर है या स्टॉप स्टेट के अंदर है। उसके बाद जो यूज़र क्रिएट करना है वो हमने कल देख लिया था लास्ट क्लास के अंदर। और उसके बाद जो बैकअप किस तरह हम ले सकते हैं थ्रू बैश स्क्रिप्ट्स उसको भी हमने जो है वो लास्ट क्लास में देख लिया था। तो आज हम लूप्स को मज़ीद जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो कल हमने क्लास के आखिर में हमने लूप को डिस्कस किया था। आज हम मज़ीद लूप को डिस्कस करेंगे और हम जो है ना एक बैश फाइल क्रिएट करते हैं। तो बैकअप मल्टीपल फाइल्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरह जो है ना वो हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू लूप्स। अगर हमारे पास 50 फाइल क्रिएट करनी है, 100 फाइल क्रिएट करनी है, अगर मैनुअली क्रिएट करेंगे तो हमें जो है ना वो बारी-बारी कमांड को रन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे टच file1.txt मैं प्रेस एंटर करूँगा, उसके बाद दोबारा मुझे रन करना पड़ेगा फाइल2 क्रिएट करने के लिए टच की कमांड को। तो अगर मेरे पास 100 फाइल हैं, अगर मैनुअली रन करूँगा तो इसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हमारे पास लूप का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं, उनका मैंने जो है ना बैकअप लेना है, तो मैं किस तरह जो है ना वो लूप के थ्रू बैकअप जो है ना वो ले सकता हूँ। इसको हम जो है ना वो अभी देखते हैं। तो अभी हम एक बैश की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, बैश स्क्रिप्ट की फ़ाइल। तो आप लोग भी जो है ना क्रिएट कर लें। तो वी एडिटर से मैं फ़ाइल ओपन करता हूँ, उसका मैं नाम रखता हूँ बैकअप अंडरस्कोर मल्टीपल फाइल्स डॉट sh और उसके बाद सबसे पहले हमारी लाइन होती है स्पैम लाइन। तो आप लोगों में से कोई शेयर कर ले कमेंट में चैट पे कि हमारे पास स्पैम लाइन किस तरह हम लिखते हैं, कमेंट में शेयर कर दें। वेरी गुड। हमारे पास से पहले हैश का साइन है और हमारा वी एडिटर है। तो वी एडिटर में कुछ लिखने से पहले हमें प्रेस आई इंटर करना होता है। हम प्रेस आई करेंगे और उसके बाद हैश एक्सक्लेमेशन मार्क रूट डायरेक्टरी बिन बैश ये हमारी
स्पैन लाइन है। उसके बाद मैंने मेरे पास 3-4 फाइल्स हैं, उनको मैंने जो है ना उनका बैकअप जो है ना वो लेना है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ फाइल्स के नाम से, और डबल कोट्स के अंदर मैं जो फाइल्स मैंने क्रिएट करनी है उनका नेम मैं लिख देता हूँ, file1.txt, file2.txt, file3.txt। तो मैंने जो है वेरिएबल डिफाइन कर लिया, उसके अंदर मैंने मुख्तलिफ फाइल्स जो है ना वो डिफाइन कर दी। अब जो है मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ बैकअप अंडरस्कोर dir के नाम से, और इक्वल करके डबल कोट्स के अंदर उसका मैं नेम लिखता हूँ बैकअप। ये मेरी डायरेक्टरी का नेम है, बैकअप डायरेक्टरी का। उसके बाद ये बैकअप डायरेक्टरी अभी एग्जिस्ट नहीं करती मेरे करंट फोल्डर में या मेरे सिस्टम के अंदर, मेरे सर्वर में। उसको मैंने क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या कमांड है, मैंने बैकअप डायरेक्टरी को क्रिएट करना है, तो इसके लिए आप लोग कमेंट में शेयर करें चैट पे कि मेरे पास जो है ना वो क्या कमांड है। वेरी गुड, mkdir हाइफन p, और मेरे पास ये वेरिएबल आ जाएगा बैकअप डायरेक्टरी का, बैकअप अंडरस्कोर dir। और उसके बाद मैं यहाँ जो लूप लगाऊंगा, तो लूप के लिए हमने लगाया था फॉर, और उसके बाद जो है मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा file फाइल, और इन ये वेरिएबल मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, इसको मैं करूंगा यहाँ डिक्लेयर विद डॉलर साइन। जब भी मैं कोई वेरिएबल करूंगा डिक्लेयर, तो उसके लिए मैं शुरू में लगाऊंगा डॉलर का साइन, फाइल्स, और उसके बाद मैं प्रेस एंटर करूंगा, तो हमारा जो फॉर लूप है उसका जो ब्लॉक स्टार्ट होता है वो डू से स्टार्ट होता है, डू। मैं लिखूंगा डू, उसके बाद प्रेस इंटर करूंगा, तो जो मेरे पास फाइल्स हैं file1.txt, file2.txt, file3.txt, तो मैंने अभी करना क्या है, लास्ट क्लास के अंदर हमने इनको क्रिएट किया था फाइल्स को इस नेम से। इस क्लास में मैं इनको जो है वो कॉपी करना चाहता हूँ। जितनी मेरे पास फाइल्स हैं file1.txt, file2.txt, file3.txt, अब मैं इनको कॉपी करना चाहता हूँ अपनी बैकअप की डायरेक्टरी में। तो मेरे पास कॉपी कमांड होती है cp -r, और मेरे पास जो फाइल्स हैं वो किस वेरिएबल में स्टोर है, फाइल्स के नाम से, और मैं इस पे लूप लगा रहा हूँ। तो मेरे पास जो फाइल्स का वेरिएबल है उसकी जो हर फाइल है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है। तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ करूँगा डिक्लेयर $file, उसके बाद स्पेस, और ये मेरे पास सोर्स डायरेक्टरी है, और मैंने बैकअप जो मेरे पास डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है, बैकअप की डायरेक्टरी है, उसके मेरे पास जो वेरिएबल है वो है बैकअप अंडरस्कोर dir। तो ये मेरे पास सोर्स है और ये मेरे पास डेस्टिनेशन है। तो इस फाइल के अंदर मेरे पास क्या है, ये सारी फाइल जो है ना वो जब लूप रन हो रहा है तो वन बाई वन जो है मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर वन बाई वन जो है फाइल मेरे पास ऐड होती जा रही हैं, और साथ बैकअप फोल्डर में कॉपी भी जो है ना वो होती जा रही हैं। और उसके बाद मैंने इस लूप को जो है ना वो क्लोज करना है, लूप के ब्लॉक को, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ डन। जब भी आप लूप के ब्लॉक को क्लोज करेंगे तो उसके लिए आप लिखेंगे डन, और उसके बाद आखिर में हम लिख देंगे एको डबल कोट्स के अंदर फाइल बैक्ड अप टू बैकअप अंडरस्कोर dir। यानी मेरे पास जो फाइल्स हैं, जो मेरे जितनी भी फाइल्स हैं, file1.txt, file2.txt, file3.txt, वो बैकअप फोल्डर में जो है ना वो बैकअप उनका हो चुका है। तो आखिर मेरे पास सेंटेंस जो है ना वो डिस्प्ले हो जाए आउटपुट पे। तो इस कोड में जो हमारे पास बैच फाइल है, बैच स्क्रिप्ट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ फाइल्स हैं file1.txt, file2.txt, file3.txt। ये फाइल जो है इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ और बैकअप फोल्डर में पेस्ट कर रहा हूँ, यानी इन फाइल्स का मैं बैकअप ले रहा हूँ। इसी तरह आप इसको जो हमने इसको हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया फाइल्स को, लेकिन आप इसको यूजर इनपुट भी ले सकते हैं। उसको भी हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हम जो है किस तरह उनको यूजर इनपुट भी फाइल्स को ले सकते हैं। जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे, कंपनी में जाएंगे, तो आपका बॉस आपको कहेगा ये फाइल्स हैं, ये इस फोल्डर में पड़ी हुई हैं, तो इसका मुझे ना बैकअप चाहिए। तो आप फिर ये स्क्रिप्ट लिखेंगे, या आगे भाई स्क्रिप्ट लिखा होगा तो आप जस्ट इसको रन करेंगे स्क्रिप्ट को,
और आपकी फाइल का जो है ना बैकअप उसी वक्त जो है ना वो तैयार हो जाएगा और आप अपने बॉस को जो है ना वो इजीली फाइल को सेंड कर सकते हैं। अब जो एको का सेंटेंस है इसको मैंने लिख दिया बाहर। अगर मैं इसको लिखता हूँ अंदर तो जब भी लूप रन होगा, अगर लूप 3 दफ़ा रन हो रहा है, मेरे पास 3 फाइल के लिए 3 फाइल का बैकअप हो रहा है, तो मेरे पास जो है ना वो 3 दफ़ा ये सेंटेंस जो है ना डिस्प्ले होगा। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे वाला सेंटेंस जो है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ all files has successfully backed सक्सेसफुली बैक टू दी बैकअप फोल्डर। तो आखिर मेरे पास ये सेंटेंस जो है ना वो डिस्प्ले हो जाए और डबल कोट्स से मैं बंद कर दूंगा इस सेंटेंस को। तो ये हमारे पास एक बैश स्क्रिप्ट जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो फाइल्स हैं वो एक बैकअप के फोल्डर में जो है ना वो कॉपी हो रही है, यानी उनका बैकअप लिया जा रहा है। तो सेव करता हूँ और उसके बाद chmod +x और इसको मैं एग्जीक्यूटिव की परमिशन देता हूँ अपने बैकअप वाली फाइल को और उसके बाद मैं इसको रन करूँगा बैकअप अंडरस्कोर मल्टीपल फाइल डॉट sh। तो देखें यहाँ लिखा आ गया mkdir मिसिंग ऑपरेंड mkdir फॉर मोर इंफॉर्मेशन अनएक्सपेक्टेड EOF वाइल लुकिंग फॉर मैचिंग। तुम्हारे पास जो है ना वो मिस्टेक है। तो मैं दोबारा फाइल को जो ओपन करता हूँ तो आपने घबराना नहीं है। जब इस तरह का एरर आए तो आपने उसको ट्रबल शूट करना है, उसको रिजोल्व करने की आपने जो है ना कोशिश करनी है। तो हम दोबारा फाइल को ओपन करेंगे वी एडिटर से बैकअप वाली फाइल को, मेरी बैश फाइल है। तो इसमें जो है मेरे पास mkdir-p और बैकअप अंडरस्कोर dir ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मेरे पास जो एको की कमांड थी इधर, तो ये जो नीचे हमारे पास लूप के अंदर एको की कमांड है, इसमें डबल कोट्स क्लोज नहीं हुई हुई। ये देखें यहाँ सिंगल को डबल कोट्स ओपनिंग में तो है लेकिन क्लोजिंग में डबल कोट्स यहाँ नहीं लगी हुई। तो हमारे पास ये एरर है। तो इससे आप एरर जो है वो अपनी फाइल में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा अपनी फाइल को रन करता हूँ। तो देखें यहाँ लिखा आ गया है कि ऑल फाइल्स हैज सक्सेसफुली बैक्ड अप। ऑल फाइल्स, लेकिन फिर भी लिखा आ रहा है mkdir मिसिंग ऑपरेंड। तो अभी भी जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो एरर आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं इस एरर के बावजूद मेरे पास जो बैकअप फाइल हैं वो क्रिएट हुई हैं कि नहीं। lsc कमांड से मैं कंफर्म करूँगा तो मेरे पास सिर्फ फाइल 1.txt इधर आई है और मेरे पास जो बैकअप मल्टीपल फाइल डॉट sh है इसके फोल्डर में ये जो मेरे पास फाइल है, मेरे पास ना बैकअप का फोल्डर क्रिएट हुआ, मेरे पास ना बैकअप का फोल्डर क्रिएट हुआ है, सिर्फ फाइल 1.txt। अब जो है दोबारा हम देखते हैं हमारे पास हमारा जो बैश स्क्रिप्ट है उसमें क्या एरर है। अब मैं दोबारा अपना बैश स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ तो इसमें इसमें मसला देखें ये आ रहा है कि मेरे पास जो बैकअप डायरेक्टरी का जो वेरिएबल है उसमें लिखा है बी, उसकी स्पेलिंग है BAKUP, लेकिन जो मैंने यहाँ डिक्लेयर किया वेरिएबल उसमें सी है, लेकिन वेरिएबल डिफाइन किया उसमें सी नहीं है। तो ये मिस मैचिंग हो रही है, इसलिए मेरे पास ये फोल्डर बैकअप का क्रिएट नहीं हो रहा। तो मैं सबसे पहले अपना वेरिएबल का स्पेलिंग है उसको ठीक करता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया बैकअप अंडरस्कोर डायरेक्टरी। अब मेरे स्पेल जो हैं ये मैच कर रहे हैं मेरे वेरिएबल के साथ एग्जैक्ट, यहाँ भी मैच कर रहे हैं, यहाँ भी मैच कर रहे हैं और नीचे भी मैच कर रहे हैं। तो आई थिंक अब मेरे जो है ना वो बैकअप की स्पेलिंग मैच कर रहे हैं। तो अब मैं दोबारा रन करता हूँ अपनी बैश फाइल को। तो अब लिखा गया फाइल 1.txt बैकअप टू बैकअप फोल्डर cp कैन नॉट स्टेट फाइल 2.txt नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाइल 2.txt बैक्ड अप टू बैकअप कैन नॉट स्टेट फाइल 3.txt नो सच फाइल और डायरेक्टरी। वो कह रहा है कि हमारे पास जो फाइल 2 और फाइल 3 है वो फाइल मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए हमें सबसे पहले फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें फाइल भी जो है ना वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो हमारे पास बैश फाइल है, अगर मेरे पास फाइल क्रिएट नहीं हुई तो मैं यहाँ जो है अपनी बैश फाइल के अंदर जो फॉर लूप है उसमें मैं अपनी फाइल भी जो है ना वो क्रिएट कर लेता हूँ। कॉपी करने से पहले इधर मैं लिख रहा हूँ टच
और डॉलर फाइल, ताकि मेरे पास जो है ना फाइल भी क्रिएट होती जाए साथ साथ। मतलब पहले मेरे पास करंट फोल्डर में फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, फाइल 3.txt एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मैं चाह रहा हूँ पहले फाइल क्रिएट हो, उसके बाद फिर कॉपी हो बैकअप डायरेक्टरी में, और उसके बाद मेरे पास मैसेज भी जो है ना वो शो हो जाए। तो अभी 1 बाई 1 जो है मेरे पास फाइल क्रिएट भी होंगी, उसके बाद मेरे पास बैकअप डायरेक्टरी में कॉपी हो जाएंगी। तो मैं दोबारा जो है ना अपनी फाइल को, बैच फाइल को रन करता हूँ। तो देखिए अब सक्सेसफुली जो है ना लिखा आ गया, फाइल 1.txt बैकअप टू बैकअप, फाइल 2.txt बैकअप टू बैकअप, फाइल 3.txt बैकअप टू बैकअप फोल्डर, ऑल फाइल हैज सक्सेसफुली बैकअप टू बैकअप फोल्डर। तो अब मैं बैकअप का फोल्डर चेक करता हूँ, तो मेरे पास बैकअप का फोल्डर, ऐसे मैं जाता हूँ बैकअप के फोल्डर में, तो देखें एलएससी कमांड से वेरीफाई करते हैं, तो सक्सेसफुली मेरे पास तीनों फाइल जो हमने क्रिएट की थी वो बैकअप के फोल्डर में पेस्ट भी हो चुकी हैं। तो इस तरह आप एक मल्टीपल फाइल जो है ना वो उनका बैकअप लेना है, तो अगर फाइल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, फिर भी आप इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, इस बैच फाइल को यूज़ कर सकते हैं। और अगर फाइल क्रिएट नहीं हुई, आपने फाइल क्रिएट करनी है, तो आप इस स्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो फाइल भी जो है क्रिएट कर सकते हैं, और एट अ टाइम उनका बैकअप भी जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये हमने जो है लूप का इस्तेमाल देखा, फॉर लूप का। इस तरह हमारे पास एक और लूप आता है, अनटिल लूप। अब अनटिल लूप जो है ना हमारे पास क्या कर रहा है, अनटिल लूप क्या कर रहा है कि आपने देखा होगा कभी आपकी वेबसाइट है, आपका इंटरनेट जो है ना वो स्लो है, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आ रहा, तो वेबसाइट में बफरिंग हो रही होती है, या आपकी यूट्यूब की वीडियो उसमें जो है ना बफरिंग चल रही है, या फिर आप गूगल को देखते हैं, जैसे हमारे पास गूगल है, google.com, अगर नेट नहीं आ रहा तो उस पे एक गेम, एक वो एक एनिमल आता है, तो एक गेम स्टार्ट हो जाती है जब आपका इंटरनेट जो है डिस्कनेक्ट होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एंटी लूप क्या है, कि लूप उस वक़्त तक रन होता रहे जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती। जब तक आपका गूगल, आपका इंटरनेट का कनेक्शन कनेक्ट नहीं हो जाता, उस वक़्त तक वो गेम जो है गूगल की वो चलती रहे। अब मैं इंटरनेट कनेक्शन बंद करता हूँ अपना, तो मैं देखता हूँ गूगल पे वो गेम शो होती है कि नहीं। तो मैं अभी कनेक्शन अपना बंद करता हूँ इंटरनेट का, और ये मैंने कनेक्शन बंद कर दिया इंटरनेट का। मैं पे रिफ्रेश करता हूँ अपने गूगल का, तो पहले यहाँ हमारे पास गूगल पे एक गेम आती थी। तो अभी वो गेम, ये देखें, ये पहले ये वाली गेम आती थी, तो अभी जो है ना ये गेम शो नहीं हो रही। मैं दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें, ये देखें मेरे पे लिखा रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन। तो अब जब तक मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं आएगा, तो ये जो है ना वो पेज की बफरिंग जो है ना वो होती रहेगी, होती रहेगी। पहले गेम चलती थी, अभी ये गेम रन नहीं हो रही, तो कई इंटरनेट के ऊपर ये गेम भी जो है ना वो रन होती है। तो जब तक आपका जो है ना वो इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आएगा, तो उस वक़्त तक क्या होगा कि आपका जो है ना गूगल का पेज जो है ना कनेक्ट नहीं होगा, आप गूगल सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएँगे। अब देखिए मैं इंटरनेट ओपन करता हूँ, मैंने अपना वाई-फाई जो है ओपन कर लिया, तो अभी देखेंगे ये ऑटोमैटिक जो है ना गूगल का जो सर्वर है उसके साथ जो है ना मेरा कनेक्शन जो है ना वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। या पेज मैं रिफ्रेश करूँगा, तो मेरे ये देखें ऑटोमैटिक जो है, जब इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, तो ऑटोमैटिक जो है ना वो मेरे पास मेरा गूगल सर्वर के साथ कनेक्शन जो है ना वो एस्टेब्लिश हो गया। अब इसका मतलब क्या है, अनटिल लूप क्या कर रहा है, अनटिल लूप ये कर रहा है कि जब तक जो आपका सर्वर है, जो आपका सर्वर है बेसिकली, तो आपका जो सर्वर है, तो लूप, जो अनटिल लूप है वो उस वक़्त तक रन करता रहेगा, अनटिल लूप, जब तक जो है ना कंडीशन ट्रू नहीं होती। जब तक इंटरनेट कनेक्शन जब तक नहीं आया, उस वक़्त तक गूगल का पेज है वो रिफ्रेश नहीं हुआ, और गूगल का जो सर्वर है उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो अनटिल लूप क्या करेगा कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती, उस वक़्त तक लूप जो है वो रन होता रहेगा। अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हम एक बैश फाइल क्रिएट करते हैं, vi until अंडरस्कोर loop.sh। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्पैन लाइन, और उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा until systemctl is active।
अब मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक सर्विस है अपाचे 2 की या एनजीएनएस की मेरे पास सर्विस है। अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ मेरे सर्वर के अंदर जो अपाचे 2 या एनजीएनएस की जो सर्विस है वो रन हो रही है कि नहीं। तो जब तक रन नहीं हो रही तो मेरे पास मैसेज शो हो वेटिंग फॉर सर्विस टू स्टार्ट, वेटिंग टू वेटिंग फॉर दिस सर्विस टू स्टार्ट। तो मैं लिखूंगा शुरू में एंटिल और सिस्टम सीटीएल इज एक्टिव और डैश डैश क्वाइट। क्वाइट का मतलब ये है क्वाइट का मतलब ये है कि मेरे पास आउटपुट पे इसकी जो है ना वो डिस्प्ले ना हो, जो आउटपुट पे इसका डाटा वो डिस्प्ले ना हो। अगर मैं क्वाइट नहीं लिखता तो मेरे पास आउटपुट पे डाटा जो है ना वो डिस्प्ले होगा। मैं चाहूँ जो कमांड को रन करूँ sudo system ctl, तो उसकी जो आउटपुट है आपने देखी होगी लास्ट क्लासेस के अंदर कि जब हम सिस्टम ctl कमांड को रन करते हैं तो मेरे पास आउटपुट पे लिखा आता है कि ये सर्विस रनिंग स्टेट में है, ये सर्विस जो है ये स्टॉप स्टेट में है। तो क्वाइट जब हम लगाएंगे इसका मतलब ये होगा मेरे पास आउटपुट पे शोर ना हो कि रनिंग स्टेट में है या किस स्टेट के अंदर है, तो वो आउटपुट डिस्प्ले ना हो। तो इसके हम लिखेंगे क्वाइट, उसके बाद यहाँ लिखेंगे सर्विस का नेम। तो मैं लिखता हूँ डॉलर सर्विस। तो अब डॉलर का जो सर्विस का वेरिएबल है उसको मैं इनिशियलाइज करा लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सर्विस और मैं इसको लेना चाह रहा हूँ एज एन इनपुट। मैं यह इनपुट को भी फिलहाल नहीं लेते, अभी मैं यहाँ लिखता हूँ अपाचे 2। तो ये मैंने लिख दिया सर्विस अपाचे 2 और ये मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को इधर। और उसके बाद नीचे आ जाएं, उसके बाद हम आगे लिखेंगे डू। जब भी लूप आप स्टार्ट करेंगे हमारे पास अनटिल लूप है तो हम लिखेंगे डू और उसके बाद मैं लिखूंगा एको डबल कोट्स में वेटिंग फॉर सर्विस वेरिएबल टू स्टार्ट डॉट डॉट डॉट। ये सेंटेंस एको हो गया। उसके बाद मैं लिखूंगा कमांड स्लीप टू। स्लीप टू का मतलब है कि हर 2 सेकंड के बाद जो है वो मेरे पास वेटिंग फॉर डॉलर सर्विस टू स्टार्ट ये कमांड हर 2 सेकंड के बाद रन होती रहे जब तक मेरी सर्विस जो है वो रनिंग स्टेट में नहीं आती। उसके बाद मैं लूप को क्लोज करूंगा डन की कमांड से। उसके मैं एक और कमांड लिखूंगा एको और यहाँ लिखूंगा डॉलर सर्विस इज नाउ रनिंग। अब हमारे पास ये बैश फाइल क्या कर रही है, ये बैश फाइल क्या कर रही है कि मैं सबसे पहले मैंने एक सर्विस को डिफाइन कर दिया कि कौन सी सर्विस जो है उसको उसका स्टेटस मैं चेक करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने एंटी लूप लगा दी अंटिल, ये लूप है अंटिल। उससे मैंने कमांड लिखी सिस्टम सीटीएल इज एक्टिव डैश डैश क्वाइट सर्विस। मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी सर्विस जो है वो करंटली एक्टिव है कि नहीं। एक्टिव का मतलब है कि रनिंग स्टेट में है कि नहीं। और अगर रनिंग स्टेट में नहीं है तो मेरे पास शो हो जाए वेटिंग फॉर सर्विस टू स्टार्ट। तो अंटी लूप उस वक्त तक रन होता रहेगा कि मेरे पास अंटी लूप उस वक्त रन होता रहेगा जब तक मेरे पास जो है ना कंडीशन ट्रू नहीं होती। और यहाँ कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये है कि जब तक ये सर्विस रनिंग स्टेट में नहीं आ जाती उस वक्त तक ये मेरे पास वेटिंग फॉर सर्विस टू स्टार्ट ये सेंटेंस जो है मेरे पास आउटपुट पे शो होता रहे हर 2 सेकंड के बाद। स्लीप टू का मतलब है हर 2 सेकंड के बाद मेरे पास वेटिंग फॉर सर्विस टू स्टार्ट जो सेंटेंस है वो मेरे पास आउटपुट पे शो होता रहे। और जैसे ही मेरे पास ये सर्विस जो है अपाचे 2 की ये रनिंग स्टेट के अंदर आ जाएगी तो मेरे पास ये मैसेज शो हो जाए सर्विस इज नाउ रनिंग और मेरे पास मैं लूप से बाहर आ जाऊं। अब इस फाइल को हम देखते हैं रन करके। मैं सबसे पहले इसको ch मोड एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देता हूँ और उसके बाद मैं इसको रन करूंगा और ये देखें अब यहाँ लिखा रहा है कि इको वेटिंग फॉर अपाचे 2। मेरे पास थोड़ी कमांड में मसला है तो मैं दोबारा अपनी फाइल को ओपन करता हूँ, अपनी स्क्रीन करता हूँ क्लियर। इस तरह आप लोगों को भी जब आप कंपनी में काम करेंगे तो आप लोगों को भी इस तरह के मुख्तलिफ इशूज़ जो है ना आते रहेंगे तो आपने घबराना नहीं है, आपने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब दोबारा मैं ओपन करता हूँ और यहाँ मैं देखता हूँ हाँ मेरा मसला ये आ रहा है कि एको की कमांड के बाद यहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए वो एरर आ रहा था। मैं स्पेस दूंगा इधर, तो यहाँ मैंने स्पेस दे दी अपनी एको की कमांड के बाद। उसके बाद दोबारा मैं क्लोज करता हूँ अपनी इस फाइल को
और दोबारा मैं बैश फाइल को रन करता हूँ, तो देखें यहाँ लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर अपाचे 2 स्टार्ट। तो अभी हमारे सिस्टम में हमारा जो सर्वर है उसमें अपाचे 2 की सर्विस रनिंग स्टेट में नहीं है या इंस्टॉल नहीं है। अब मैं एक और अपना ओपन करता हूँ टर्मिनल। आप ये टर्मिनल के ऊपर सबसे ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे आप न्यू विंडो में जाएंगे, तो आप न्यू टर्मिनल को ओपन करें और यहाँ आप अपने सर्वर को दोबारा कनेक्ट करें। आप लोग अपने सर्वर को दोबारा करें कनेक्ट। तो मैं भी कनेक्ट करता हूँ अपने सर्वर को दोबारा। तो आप लोग भी कनेक्ट कर लें अपने सर्वर को। और हम अपाचे 2 की सर्विस अभी रनिंग स्टेट में नहीं है, तो मैं रनिंग स्टेट में इसको लेके आता हूँ। तो फिर आप देखेंगे कि मेरा मैसेज जो है यहाँ चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास अपाचे 2 मेरे सिस्टम में है कि नहीं। अपाचे 2 वर्जन, तो अपाचे 2 हाइफन वर्जन, तो मेरे सिस्टम में अपाचे 2 नहीं है। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूँगा अपाचे 2 को। उसके लिए कमांड है sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2। तो अभी लेफ्ट साइड भी मेरा सर्वर है और राइट साइड भी मेरा जो है ना वो सेम सर्वर है। अब मैंने अपाचे 2 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, तो अभी जो है ना मैं ये देखें यहाँ लिखा आ गया अपाचे 2 इज नाउ रनिंग। तो जैसे ही मैंने अपाचे 2 को इंस्टॉल किया अपने सर्वर के अंदर, मेरा जो लूप रन हो रहा था अनटिल लूप, उसकी कंडीशन पहले फॉल्स थी, इसी लिखा आ रहा था वेटिंग फॉर अपाचे 2 टू स्टार्ट। मेरे सिस्टम में अपाचे 2 इंस्टॉल नहीं था, रनिंग स्टेट में नहीं था। जैसे ही इंस्टॉल हुआ रनिंग स्टेट के अंदर आया, तो लिखा आ गया अपाचे 2 इज नाउ रनिंग। तो हमारे पास इस तरह जो है वो अनटिल लूप काम कर रहा है। कि अनटिल लूप क्या कर रहा है हमारे पास, कि जब तक कंडीशन हमारे पास फॉल्स है उस वक्त तक रन हो रहे हैं। जैसे ही मेरे पास कंडीशन ट्रू होगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी, वो लूप जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा और वहां से एग्जिट कर जाएगा लूप से। तो हमारे पास अनटिल लूप है। इस तरह आप और प्रैक्टिस करें एनजीन एक्स की सर्विस को, या आपका टास्क है आप लोगों का कि आपने इस तरह की बनानी है बैच फाइल कि अपाचे 2 की जगह आपने यूजर इनपुट देना है एनजीन एक्स को। एनजीन एक्स को आप यूजर इनपुट दें और उसके बाद आप चेक करें कि जैसे आप एनजीन एक्स को इंस्टॉल करेंगे, तो लिखा आ जाए एनजीन एक्स इज नाउ रनिंग। और जब तक इंस्टॉलेशन नहीं है उस वक्त लिखा है वेटिंग फॉर एनजीन एक्स टू स्टार्ट। तो उम्मीद है आपको जो है ना वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लूप फॉर लूप है, अनटिल लूप है। अब हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारे पास अभी है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब बैश फाइल के अंदर जो हमारे पास बैश स्क्रिप्ट है, उसके हम किस तरह जो है कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है उसे हम कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अभी हम उसको जो है ना वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो हम एक बैश फाइल क्रिएट कर लेते हैं vi, और उसको मैं नेम रखता हूँ कंडीशनल अंडरस्कोर स्टेटमेंट डॉट sh। ये मेरा बैच फाइल है। सबसे पहले मैं लिखूंगा स्पैंग लाइन, और उसके बाद हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसका नेम होगा यूसेज। इसे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करता हूँ 80 यूसेज की। और उसके बाद मैं लगाऊंगा इफ एल स्टेटमेंट, से हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ की कमांड लगाएंगे इफ, उसके बाद स्पेस ब्रैकेट। तो आपने इस ब्रैकेट का यूज करना है। बैच फाइल के अंदर जो हमारे पास सिंटैक्स क्या है इफ स्टेटमेंट का, उसके अंदर हम इस ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट को जो है ना वो यूज करेंगे। उसके बाद हम फिर स्पेस डालेंगे, और उसके बाद जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया ऊपर, उसको मैं नीचे करूंगा डिक्लेयर यूसेज। और मैं लिखना चाह रहा हूँ कि यूसेज वेरिएबल है ग्रेटर देन GT, हाइफन GT का मतलब है ग्रेटर देन 80, और स्पेस उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो इफ का जो सिंटेक्स है बैश के अंदर, इफ, उसके बाद आपने उसके ब्रैकेट डालनी है, उसके बाद स्पेस डालनी है, ये वाली स्पेस मस्ट है। उसके बाद वेरिएबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन का साइन नहीं डालेंगे, बल्कि आप लिखेंगे हाइफन GT स्टैंड फॉर ग्रेटर देन। उसके बाद आप यहाँ 80 आपने लिखना है, 100 लिखना है। तो 80 की जगह मैं, तो 80 की जगह मैं यहाँ 100 वैल्यू लिखता हूँ, क्योंकि 80 ऑलरेडी मैंने जो है ना वो यहाँ डिफाइन कर दी है वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हम डालेंगे सेमी कॉलम, ब्रैकेट के बाद हम डालेंगे सेमी कॉलम।
उसके बाद हम लिखेंगे देन। तो हमारे पास इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है बैश फाइल के अंदर। देन लिखेंगे और उसके बाद इंटर करेंगे, हम लिखेंगे एको, और यहाँ लिख सकते हैं सेंटेंस कोई भी, डिस्क यूसेज इज above this usage is above 80%, sending alert। इससे हम कोई भी मैसेज जो है ना वो लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं प्रेस इंटर करूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा एल्स, और उसके बाद हम नीचे फिर दोबारा एको की कमांड डालेंगे, और इसमें एक और सेंटेंस लिखूंगा, डिस्क यूसेज इज नॉर्मल, और यहाँ मैं अपना वेरिएबल जो है ना वो यहाँ डिक्लेयर कर दूंगा। और ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा, और ये परसेंटेज का साइन जो है ना ये एज इट इज आउटपुट पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद जैसे लूप के अंदर हम लूप के ब्लॉक को स्टार्ट करते थे डू से और क्लोज करते थे डन से, इसी तरह इफ का ब्लॉक है वो स्टार्ट होगा इफ से और क्लोज होगा एफ आई से। एफ आई से हमारा ब्लॉक जो है ना वो क्लोज हो जाएगा। अब ये पूरा हमारे पास जो बैश स्क्रिप्ट है ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास चेक कर रहा है कि हमारी जो डिस्क की यूसेज है वो ग्रेटर देन 100 है कि नहीं। अब कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे मैंने अपनी डिस्क की जो यूसेज है, यूसेज की जगह हम लिखते हैं डिस्क अंडरस्कोर यूसेज, और नीचे भी मैं लिख लेता हूँ डिस्क अंडरस्कोर यूसेज, तो ये वेरिएबल ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं असल में अपनी जो डिस्क है, जो हार्ड डिस्क है, उसकी यूसेज चेक करना चाह रहा हूँ कि वो कितनी परसेंटेज है। अगर वो ग्रेटर देन 80% है तो मैं लिखता हूँ डिस्क यूसेज इज अबव 80%, सेंडिंग अलर्ट। और अगर वो 80% से ज़्यादा नहीं है तो मैं लिखता हूँ डिस्क यूसेज इज नॉर्मल, वो ये हमारे पास आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाए। तो अगर मेरे पास वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 100 होती है तो मेरे पास सेंटेंस शो हो जाएगा डिस्क यूसेज इज अबव 80%, सेंडिंग अलर्ट। और अगर मेरे पास ग्रेटर देन 100 नहीं है तो मैसेज आ जाए डिस्क यूसेज इज नॉर्मल, और उसकी वैल्यू मेरे पास आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ तौर पर डिस्क को चेक करने के लिए जो है हमारे पास ये यूज होता है। अभी हम इस फाइल को सेव करते हैं, ch मोड से हम एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देते हैं इस स्क्रिप्ट को, और इसके बाद मैं रन करूंगा अपने बैच फाइल को, तो लिखा आ गया डिस्क यूसेज इज नॉर्मल 80%। तो हमारी वैल्यू जो है ना वो 80 थी, हमारी वैल्यू जो है ना वो 80 थी, 80 की वैल्यू जो है ना वो 100 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए हमारे पास जो एल्स की स्टेटमेंट थी वो मेरे पास यहाँ आउटपुट पे डिस्प्ले हो गई। इस तरह डिस्क यूसेज है इसको आपने इनपुट देना है। अभी मैंने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी इस वेरिएबल की। अगर मैं इसको यूजर इनपुट लेना चाह रहा हूँ तो आप लोग शेयर करें कि हमारे पास क्या कमांड होगी, नीचे कमेंट में शेयर कर दें। तो नीचे कमेंट में आप शेयर करें। तो अभी हम जो है इसको इनपुट लेते हैं, डिस्क यूसेज को एज एन यूजर इनपुट लेते हैं। इसलिए कमांड है रीड -p, और यहाँ मैं लिखता हूँ इंटर डिस्क यूसेज, और उसकी जो वेरिएबल है मेरे पास वो है डिस्क अंडरस्कोर यूसेज। अब मेरे पास ये यूजर इनपुट जो है ना वो आएगा कि लिखा आएगा इंटर डिस्क यूसेज, और आप लिखेंगे वैल्यू लिखेंगे 80 70, और उसके बाद मेरे पास फिर इफ एल्स की स्टेटमेंट जो है ना वो वर्क करेगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ, अपने दोबारा रन करता हूँ अपनी बैच फाइल को, तो लिखा गया इंटर डिस्क यूसेज, मैं यहाँ लिखता हूँ 120, तो लिखा गया डिस्क यूसेज इज अबव 80, सेंडिंग अलर्ट। तो क्योंकि वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 100 हो गई तो मेरे पास जो है ना वो जो फर्स्ट कंडीशन थी वो मेरे पास ट्रू हो गई, और ये मेरे पास सेंटेंस जो है ना वो शो हो गया। तो इस तरह जो है इफ एल्स की स्टेटमेंट जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है अभी हमारे पास सिर्फ 2 स्टेटमेंट हैं इफ एल्स की। अगर मैं मल्टीपल इफ एल्स की स्टेटमेंट जो है ना वो करना चाहूँ तो इसके लिए जो है ना वो हम एल इफ का ब्लॉक ऐड करते हैं। अगर मल्टीपल मेरे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है तो यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ एल इफ।
तो यहाँ हम एक और ऐड करेंगे एलिफ, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ ब्रैकेट, यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, उसके ब्रैकेट, और यहाँ मैं लिखूंगा डॉलर डिस्क यूसेज, डॉलर अंडरस्कोर डिस्क अंडरस्कोर यूसेज ग्रेटर देन 120, उसके बाद सेमी कॉलम देन, और बाकी मैं नीचे लिखूंगा एको, या लिखूंगा क्रिटिकल क्रिटिकल सिचुएशन immediately turn off the server। तो जब मेरे पास जो है वो डिस्क यूसेज जो है वो मोर देन 120 हो जाए, लिखा आ जाए क्रिटिकल सिचुएशन इमीडिएटली टर्न ऑफ द सर्वर। इसको मैं सेव करता हूँ और दोबारा अपनी फाइल को रन करता हूँ, बैश फाइल को। तो लिखा गया इंटर डिस्क यूसेज, मैं लिखता हूँ 140। तो लिखा गया डिस्क यूसेज अबव 80% सेंडिंग अलर्ट। मेरे पास जो एलिफ है उसने सही तरह काम नहीं किया। अब मैं स्क्रीन अपनी करता हूँ क्लियर, और उसके बाद दोबारा अपनी बैश फाइल को ओपन करता हूँ। तो उसने पहली कमांड चेक कर ली ग्रेटर देन की, तो मेरे पास जो 140 है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन है, तो इसलिए मैं इसको चेंज करूंगा ग्रेटर देन को। यहाँ मैं लिखूंगा लेस देन इक्वल टू 100, और यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ मैं वैल्यू लिखूंगा 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो इसमें सबसे पहले हमने 100 लिख दिया इफ ब्लॉक के अंदर, तो हमें पहले 120 हम लिखेंगे और नीचे जो है ना वो 100 लिखेंगे, ताकि हमारे पास जो है ना वो इफ एल्स का ब्लॉक जो है ना वो सही तरह काम करे। तो हमारा जो सिस्टम है वो लाइन बाय लाइन जो है ना वो कोड को रीड करते हैं। जो हमारा स्क्रिप्ट है उसको लाइन बाय लाइन जो है रीड करेगा। कि मैंने लिखा 140, तो इसने पहली स्टेटमेंट देखी, पहली स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो काम कर रही है, एग्जैक्ट है। उसने जो है ना वो क्या कर दिया जी, इसी को जो है ना वो एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस लाइन पे जो है ना वो गया ही नहीं। इस तरह जो हमारा जो इंटरप्रेटर है, जो हमारा सिस्टम है, वो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। तो आपने इसी तरह जो है ना अपनी इफ एल्स की स्टेटमेंट जो है ना वो लिखनी है। बाकी अगली क्लासेस के अंदर हम और भी बैश स्क्रिप्ट को जो है ना वो लिखेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो और बेहतर हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको हम चेंज कर, हम जो हमारे पास पहली जो कंडीशन है उसमें हम लिखते हैं 120, और जो नीचे वाली कंडीशन है उसमें मैं लिखता हूँ 100। और ये जो हमारे पास है क्रिटिकल सिचुएशन वाला सेंटेंस, इसको हम ओपी ऊपर कॉपी कर लेते हैं, ऊपर वाले कंडीशन में, और ऊपर वाले को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम जो है ना वो नीचे कॉपी कर लेते हैं। इसको हम नीचे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जब डिस्क की यूसेज जो है ग्रेटर देन 120 होगी, 120 होगी, तो मेरे पास ये शो हो जाएगा मैसेज। और अगर ग्रेटर देन 100 होगी, लेस देन 120 होगी, तो मेरे पास ये मैसेज शो होगा। और अब मेरे पास जो है ना वो लेस देन 100 है, मेरे पास ये मैसेज शो हो जाएगा। तो ये दोबारा मैं अपनी बैच फाइल को रन करता हूँ, तो मैं लिखूंगा इधर 120, तो लिखा आ गया डिस्क यूसेज इज 80% सेंडिंग अलर्ट। अब मैं लिखता हूँ इधर 140, तो यहाँ लिखा गया क्रिटिकल सिचुएशन इमीडिएटली टर्न ऑफ द सर्वर। इस तरह मैं लिखता हूँ 100, तो लिखा गया डिस्क यूसेज इज नॉर्मल। इस तरह हमारे पास जो इफ एल्स की स्टेटमेंट है वो हमारे पास जो है वो काम कर रही है। इस तरह जो है ना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और मुख्तलिफ सिनेरियोज के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी ग्रिप आएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो और बेहतर होगी। अब हमारे पास आगे कंसेप्ट आता है बैश के अंदर फंक्शन का। तो फंक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है।
तो अब हमारे पास अगर बहुत सारी, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी अनटिल अनटिल लूप के अंदर, कि हम जो है वो सिस्टम को जो है ना चेक कर रहे थे, अपने सर्वर को, हमारी जो सर्विस है उसको चेक कर रहे थे, अपाचे 2 की सर्विस को, कि रनिंग स्टेट के अंदर है कि नहीं। तो हमने उस पे जो है ना अनटिल लूप जो है ना वो अप्लाई किया। तो अब हमारे पास हमने इफ एल्स का जो ब्लॉक है, जो हमारे पास कंडीशन है कि हम चेक करें डिस्क यूसेज को, कि मोर देन 80% है कि नहीं, मोर देन 100% है कि नहीं। इसको हम जो है ना वो चेक कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से। अब हमारे पास जैसे इफ एल्स कंडीशन का जो ब्लॉक है वो बार-बार यूज़ हो रहा है। जैसे हमारे पास कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, या कोई भी हमारे पास ब्लॉक है जो कि बार-बार यूज़ हो रहा है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारे कोड के अंदर, तो हम उसके लिए फ़ंक्शन जो है ना वो लिख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अब हमने बार-बार अपना जो सर्विस का स्टेटस है, उसको बार-बार जो है ना वो हमने चेक करना है। जो हमारी सर्विस का स्टेटस है अपाचे 2 का या nginx का, उसको मैंने बार-बार जो है ना चेक करना है कि वो रनिंग स्टेट में है, स्टॉप में है। तो अगर कोड के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हम अपने स्टेटस को चेक करना चाह रहे हैं, सर्विस के स्टेटस को, तो हम जो है ना वो फ़ंक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आएँगे। हम एक फ़ंक्शन क्रिएट कर देंगे। हम जस्ट जस्ट फ़ंक्शन को एग्ज़ीक्यूट करेंगे और हमारे पास वो पूरा जो कोड का ब्लॉक है, वो रन हो जाएगा। जैसे अब मैंने डिस्क यूसेज को मैंने चेक किया कि अगर डिस्क की यूसेज जो है वो मोर दैन 100 उसकी वैल्यू है, तो सेंटेंस शो हो जाए। अगर मोर दैन 120 है तो सेंटेंस शो हो जाए। अगर लेस दैन 100 है तो मेरे पास सेंटेंस जो है ना वो शो हो जाए आउटपुट के ऊपर। तो अब ये, अगर ये पूरा जो ब्लॉक है मेरे पास, अगर ये कोड में बहुत जगहों पे यूज़ हो रहा है, तो मैं बार-बार पूरा कोड नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं इसको फ़ंक्शन में कन्वर्ट करूँगा और सिर्फ़ जस्ट फ़ंक्शन को एग्ज़ीक्यूट कर दूँगा। अब मैंने एक फ़ंक्शन जो है ना क्रिएट करना है, और फ़ंक्शन क्या है कि उस स्टेटस को चेक कर रहे हैं। तो मैं एक बैच फाइल क्रिएट कर लेता हूँ फ़ंक्शन डॉट sh के नाम से। सबसे पहले हम लिखेंगे स्पैम लाइन को, और उसके बाद बैश के अंदर जो फ़ंक्शन का सिंटैक्स है वो है, फ़ंक्शन का नेम मैं दूँगा इधर, और ब्रैकेट, और उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके हमारे पास कर्ली ब्रैकेट जो है ना वो स्टार्ट हो जाएँगी। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने जो पूरा ब्लॉक है कोड का, वो मैं उसमें जो है ना वो लिखूँगा। मिसाल के तौर पे मैं सर्विस का स्टेटस चेक करना चाह रहा हूँ nginx का, या अपने किसी भी सर्विस का, तो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लिखते हैं इफ सिस्टम ctl इज एक्टिव, उसके बाद हाइफन हाइफन क्वाइट, और उसके बाद जो है यहाँ मैं अपने वेरिएबल डिफाइन करूँगा। वेरिएबल को डिफाइन के लिए हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना वो तरीके हैं। जैसे वेरिएबल मैं ऊपर डिफाइन कर दूँ और यहाँ डिक्लेयर कर दूँ, और दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है पोजिशनल आर्गूमेंट का। तो मैं यहाँ पोजीशन आर्गूमेंट करूँगा डिक्लेयर $1, जो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इफ ब्लॉक के अंदर हमने कंडीशन लिखी, ये हमारी जो है ना वो कंडीशन है। उसके बाद सेमी कॉलम, फिर मैं लिखूँगा देन, उसके बाद हम लिखेंगे सेंटेंस अपना, कि सर्विस $1 इज़ रनिंग। तो आपने घबराना नहीं है कि $1 जो है ना वो क्या चीज़ है। तो $1 बेसिकली हमारे पास पोजीशनल आर्गूमेंट है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी, तो नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, तो आप जो है ना वीडियो देख सकते हैं। तो $1 बेसिकली बेसिकली पोजीशनल आर्गूमेंट है, और इसका जो वैल्यू है वो हम जब अपने बैच फाइल को रन करेंगे, तो उसी टाइम हम इसकी वैल्यू जो है ना वो डिफाइन कर देंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने सर्विस का नेम देंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे एल्स, और echo सर्विस $1 इज नॉट रनिंग। उसके बाद मैंने जो मेरा इफ ब्लॉक है उसको मैंने क्लोज करना है। तो आप लोग नीचे कमेंट में शेयर करें इफ ब्लॉक को क्लोज करने की मेरे पास कौन सी कमांड है, या आप लोग शेयर करें नीचे चैट के ऊपर, या कमेंट में शेयर करें। वेरी गुड, एफ आई, वेरी गुड, एफ आई कमांड है, और इसे मैं जो है ना क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मेरा फंक्शन है जो मैंने स्टार्ट किया था स्क्वायर ब्रैकेट से, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट से, और ये मेरा फंक्शन जो है ना क्रिएट हो चुका है। हमारा फंक्शन हमारा फंक्शन जो है ना ये क्रिएट हो चुके हैं।
चेक अंडरस्कोर सर्विस के नाम से। अब मैं इस बैश बैश फाइल को अपनी रन करता हूँ और मैं देखता हूँ हमारे पास आउटपुट पे क्या डिस्प्ले होता है। तो सबसे पहले मैं इसको chmod करूँगा, एक्जीक्यूटेबल की परमिशन दूँगा और उसके बाद हम इस बैश फाइल को रन करेंगे। तो हमारे पास देखें आउटपुट पे जो है ना वो कुछ भी शो नहीं हुआ। तो जब भी हमने कोई फंक्शन जो है ना वो क्रिएट हम करते हैं तो उसको हम जो है ना वो एग्जीक्यूटेबल भी बनाते हैं। तो फंक्शन को हमने जो है ना एग्जीक्यूट भी करना होता है। तो उसके लिए हम दोबारा बैश फाइल को ओपन करते हैं। तो दोबारा बैश फाइल को मैं ओपन करता हूँ। तो मेरा फंक्शन जो बन चुका है चेक अंडरस्कोर सर्विस के नाम से, और इस फंक्शन में मेरे पास क्या हो रहा है कि जो हमारे पास सर्विसेज रन हो रही हैं उसको चेक किया जा रहा है कि मेरे पास जो सर्विस एक्टिव है कि नहीं। अगर सर्विस एक्टिव है तो शो हो जाए सर्विस इज रनिंग। अगर सर्विस एक्टिव नहीं है, रनिंग स्टेट में नहीं है, तो यहाँ शो हो जाए सर्विस इज नॉट रनिंग। अब मैंने इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है, इस पूरे ब्लॉक को, मेरा ब्लॉक है फंक्शन का, इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए मैं फंक्शन को जो एग्जीक्यूट करूँगा, तो मेरे पास जो ब्रैकेट्स हैं कर्ली ब्रैकेट्स, इनके बाहर मैं फंक्शन का नेम लिखूंगा चेक अंडरस्कोर सर्विस, और उसके बाद मैं यहाँ जो है चेक अंडरस्कोर सर्विस, और इसके शुरू में ये मैंने $1 है मेरा जो पोजीशन आर्गूमेंट है, उसको भी मुझे जो है ना वो यहाँ देना पड़ेगा। तो फिर जाके ये वेरिएबल जो है $1 ये एग्जीक्यूट होगा, ये आउटपुट पे इसकी वैल्यू शो होगी। तो $1 बेसिकली हमारे पास पोजिशनल आर्गूमेंट है, और पोजिशनल आर्गूमेंट की हम वैल्यू जो है ना वो फंक्शन के नेम के बाद हम इसकी वैल्यू यहाँ डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास सर्विस है Apache 2, तो मैंने इसको लिख दिया Apache 2। अब जब मैं इस फाइल को रन करूंगा तो सबसे पहले मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और ये Apache 2 मेरे पास $1 यानी फर्स्ट पोजिशनल आर्गूमेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या है Apache 2। तो मेरे पास ये कंडीशन बन जाएंगी इफ सिस्टम CTL इज एक्टिव डैश डैश क्वाइट, और $1 रिप्लेस हो जाएगा Apache 2 के साथ। और अगर मेरे पास Apache 2 रनिंग स्टेट में हुआ तो मेरे पास ये कमांड शो हो जाएगी, और अगर रनिंग स्टेट में नहीं हुआ तो मेरे पास एल्स वाली कमांड शो हो जाएगी। तो मैं दोबारा अपनी बैश फाइल को रन करता हूँ, और देखिए यहाँ लिखा आ रहा है सर्विस Apache 2 इज रनिंग। और उसके बाद अब मैं एक और अपना सर्विस चेक करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे Nginx। तो मैं लिखता हूँ चेक, फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें इसका फायदा क्या होगा फंक्शन बनाने का, कि मुझे दोबारा इंजन एक्स का स्टेटस चेक करने के लिए मुझे दोबारा ये तीनों लाइंस जो हैं, इफ सिस्टम CTL इज एक्टिव क्वाई $1 एको सर्विस एल्स, ये पूरा जो इफ का ब्लॉक है, इफ स्टेटमेंट का जो पूरा ब्लॉक है, वो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं ये फंक्शन है चेक अंडरस्कोर सर्विस, इसको दोबारा रीयूज कर सकता हूँ। तो फंक्शन का ये फायदा है कि अगर मैंने कुछ लाइंस ऑफ कोड या लाइंस ऑफ स्क्रिप्ट मैंने अपने पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं भी यूज करने हैं, तो मैं इजीली उसका फंक्शन बना देता हूँ उन लाइंस ऑफ कोड का, और फंक्शन को सिर्फ जो है वो मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब जैसे मैंने Apache 2 को इसकी स्टेटस चेक करना था, तो मैंने इसके लिए फंक्शन क्रिएट कर लिया। इसी तरह मैं Nginx को अगर चेक करना चाहता हूँ कि रनिंग स्टेट में है या इसका स्टॉप स्टेट में है, तो मैं सिर्फ इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा और साथ ही अपनी सर्विस का नेम दे दूंगा। तो ये फ़ायदा होता है फंक्शन का कि मुझे दोबारा जो लाइन्स ऑफ कोड हैं वो दोबारा मुझे लिखनी नहीं पड़ती, बल्कि जस्ट मैं फंक्शन को जो है ना वो एग्जीक्यूट कर दूंगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ, दोबारा अपनी बैच फाइल को रन करता हूँ। देखें लिखा आ गया सर्विस Apache 2 इज रनिंग एंड सर्विस Nginx इज नॉट रनिंग। तो ये हमारे पास जो ना ये फंक्शन था, हमने फंक्शन को सीखा कि बैच फाइल में जो फंक्शन का सिंटैक्स है वो किस तरह होता है, कि फंक्शन का नेम मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और उसके बाद ये फंक्शन का मेरा ब्लॉक है कि मैंने फंक्शन किस किस्म का फंक्शन जो बनाना है। मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, सर्विस के स्टेटस को चेक कर रहा है कि जो मेरी सर्विस है वो रनिंग स्टेट में है या रनिंग स्टेट में नहीं है। तो ये मेरा फंक्शन जो है ना वो बन चुका है। अब मैंने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है विद सर्विस नेम। तो ये मैंने सर्विस, सबसे पहले मैंने फंक्शन का नेम लिखा फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके बाद किस सर्विस का मैं स्टेटस चेक करना चाह रहा हूँ उस सर्विस का मैंने नेम लिख दिया। सबसे पहले मैंने लिखा Apache 2,
उसके बाद मैंने लिखा engine x। अगर ये फंक्शन मेरे पास ना होता check underscore service का, तो मैं Apache 2 के लिए ये तीनों लाइन लिखता और उसके बाद engine s के लिए भी मुझे ये तीनों लाइंस लिखनी पड़ती। मेरा जो ओवरऑल कोड है, जो मेरा ओवरऑल बैश का जो स्क्रिप्ट है, वो लेंथी हो जाना था और टाइम भी ज़्यादा लगता और मेमोरी भी ज़्यादा जो है ना वो लगनी थी और सीपीयू भी ज़्यादा जो है ना वो कंज्यूम होता। इसलिए मैंने एक फंक्शन जो है ना वो क्रिएट कर लिया कि अब ये जो मेरे पास लाइन ऑफ स्क्रिप्ट है, इसको मैं रीयूज़ कर सकता हूँ। तो फंक्शन का मकसद ये होता है कि मेरे पास जो लाइन्स हैं कोड की या स्क्रिप्ट की, तो मैं उनको इजीली रीयूज कर सकूं। तो ये पूरा फंक्शन का सिंटेक्स जो है ना वो हमने देख लिया। तो ये हमारी आज की क्लास थी, इसमें हमने डिटेल में जो है ना वो डिस्कस किया लूप्स को, अनटिल लूप को, फंक्शन को, कंडीशनल स्टेटमेंट को। और आज की क्लास हमारी जो बैश स्क्रिप्ट की इंटरमीडिएट क्लास थी। अगर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम और रियल टाइम जो है बैश स्क्रिप्टिंग के मुख्तलिफ जो है ना फाइल्स को डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ जो इंडस्ट्री सिनेरियोज हैं उसमें हम किस तरह जो है ना बैश की फाइल को लिख सकते हैं, बैश की स्क्रिप्ट को किस तरह जो है ना हम लिख सकते हैं, उसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बैश स्क्रिप्टिंग है, ये वेरी फाउंडेशनल स्किल्स हैं किसी भी क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो क्लाउड को सीखना चाह रहे हैं, डेवऑप्स में जाना चाह रहे हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो ये स्किल है बैश की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप मुख्तलिफ टास्क को जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। आप सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद ये ह्यूमन एरर्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं और टाइम भी जो है ना वो आपका सेव हो जाता है। तो अभी इतनी फाइल्स हमारी जो है ना वो क्रिएट हो चुकी हैं। बैश की फाइल जो आज हमने क्रिएट की आज क्लास में, तो उसको जो है ना वो हम सबसे पहले देख लेते हैं एलएस करके। तो आज हमने फाइल क्रिएट की बैकअप अंडरस्कोर मल्टीपल फाइल डॉट एस एच, कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट एस एच, फंक्शन डॉट एस एच, अनटिल अंडरस्कोर लूप डॉट एस एच। और बाकी हमारे पास बैकअप की फाइल्स थी, बैकअप का फोल्डर था। तो सारी फाइल जो हैं ये मैं अपलोड करना चाहता हूँ गिटहब के ऊपर। तो आप सारे लोग जो है ना अपने गिटहब का अकाउंट जो है ना ओपन कर लें। तो मैं भी ओपन कर लेता हूँ अपना गिटहब का अकाउंट। तो आप लोग भी ओपन कर लें और हम एक न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे और लेफ्ट साइड पे जो लिखा आ रहा है न्यू, इस पर क्लिक करेंगे और हमारी जो आपकी रेपोजिटरी है उसका नेम रखेंगे बैश स्क्रिप्टिंग इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट और उसके बाद पब्लिक रखेंगे रेपोजिटरी को और क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। तो गिटहब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बैश स्क्रिप्टिंग के जो फाइल्स हैं वो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जब आप कंपनी में अप्लाई करेंगे, तो आपसे मांगते हैं आपके गिटहब की प्रोफाइल। तो आपके गिटहब की प्रोफाइल पे आपके पोर्टफोलियो, आपकी प्रोफाइल वेरी मच इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जब भी क्लास लें बैश की, तो जो हम स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं या आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप गिटहब पे रोजाना अपलोड करते रहें। तो ये हमारी गिटहब की रिपॉजिटरी क्रिएट हो चुकी है, इसका लिंक है। इस लिंक को मैं क्रिएट करता हूँ और अपने टर्मिनल में जाता हूँ और अपनी स्क्रीन करता हूँ क्लियर और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे गिट। स्क्रीन को मैं अपनी बड़ी करता हूँ, गिट क्लोन और मेरी गिटहब की रिपॉजिटरी है उसका लिंक मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरी जो रिपॉजिटरी है वो सक्सेसफुली जो है क्लोन हो चुकी है। तो मैं एलएस करके वेरीफाई करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर इंटरमीडिएट, ये मेरी गिटहब की रिपॉजिटरी है। अब सारी की सारी फाइल जो हैं वो मैंने कॉपी करनी है बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर इंटरमीडिएट की रेपोजिटरी में। तो इसके लिए सबसे पहले जो मेरे पास बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर इंटरमीडिएट की जो रेपोजिटरी है उसका फुल पाथ मेरे पास क्या है, उसको मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा ls-l और ये मेरे पास जो रेपोजिटरी है बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर मीडिएट, बैश। तो ये मेरे पास इसका जो फुल पाथ ये फोल्डर है। तो ls-l जो मुझे डिटेल बताता है मेरे फाइल्स की। तो इस फोल्डर के अंदर मेरे पास कोई फाइल्स नहीं है। तो इसका फुल पाथ मैं किस तरह देख सकता हूँ, pwd की कमांड से। तो मैं लिखूंगा pwd और उसके बाद इस फोल्डर में जाऊंगा pwd लिखने से पहले। मेरे पास गिटहब की रेपोजिटरी है बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर इंटरमीडिएट, इसे मैं जाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ pwd। तो ये मेरे पास फुल पाथ आ जाएगा मेरी गिटहब की रेपोजिटरी का। उसको मैं कॉपी करूंगा और उसके बाद दोबारा बैक अपनी
होम डायरेक्टरी में जाऊंगा, cd डॉट डॉट, और अपनी स्क्रीन को करूंगा क्लियर, और उसके बाद दोबारा ls करूंगा। तो मेरे पास सारी की सारी फाइल जो है इनको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ अपनी गिटहब की रेपोजिटरी में। तो मेरे पास कमांड है कॉपी करने की, या आप लोग शेयर करने, हमारे पास कॉपी की कमांड क्या है कमेंट में चैट पे शेयर कर दें। वेरी गुड, हमारे पास कमांड है cp -r, और इस वक्त मेरे पास जो फाइल हैं, एक है बैकअप का फोल्डर है, उसके बाद बैकअप अंडरस्कोर मल्टीपल फाइल्स की एक बैच फाइल है मेरे पास, और उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट की है, और उसके बाद मेरे पास फंक्शन डॉट एस एच है, उसके बाद लूप डॉट एस एच है, अंटी लूप डॉट एस एच है, और बाकी मेरे पास फाइल हैं, फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, फाइल 3.txt, और ये मेरे पास 3 फाइल होगी। तो सारी फाइल मैंने कॉपी करनी है अपनी बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर इंटरमीडिएट के फोल्डर में। तो इसका जो फुल पाथ मैंने कॉपी किया था, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट कॉपी नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ जो है इस पूरे फोल्डर का नेम लिख देता हूँ, बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर इंटरमीडिएट। आप इसका फुल पाथ भी लिख सकते हैं, और आप सिर्फ अपनी गिटहब की रेपोजिटरी का नेम भी लिख सकते हैं। इसकी वजह ये है, इस वक्त मेरी गिटहब की रेपोजिटरी जो है वो मेरे करंट फोल्डर में एग्जिस्ट कर रही है। तो सारी फाइल जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ अपने बैच स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर इंटरमीडिएट के फोल्डर में। मैं प्रेस एंटर करता हूँ, तो सक्सेसफुली सारी फाइल जो है मेरी रेपोजिटरी में कॉपी हो चुकी हैं। मैं कंफर्म करता हूँ, तो देखें सक्सेसफुली जो है ना फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं। अब मैंने इनको अपलोड करना है अपने गिटहब के ऊपर। तो मेरे पास सबसे पहले कमांड है git add स्पेस डॉट, उसके बाद git commit -m फाइल्स एडिट, और उसके बाद हमारे पास है git, मैं उसके बाद जो है ना वो स्क्रीन करता हूँ क्लियर अपनी, और पुश git पुश ओरिजिन मेन। उसके बाद आपने अपना गिटहब का आईडी लिखना है और पासवर्ड लिखना है। तो गिटहब का आईडी जो है ना आप यहाँ से कॉपी करेंगे, ये राइट साइड पे जो है ना वो मेन्यू है, यहाँ आपका जो है ना वो गिटहब की आईडी है, इसको कॉपी करेंगे और जाएंगे टर्मिनल में, और यहाँ जो है ना वो पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने ऑलरेडी अपना जो पासवर्ड है वो कल हमने क्रिएट किया था, लास्ट क्लास हमने क्रिएट किया था, तो उसी टोकन को हम जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, या न्यू टोकन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू टोकन कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप गिटहब पे जाएंगे, राइट साइड पे नीचे ऑप्शन है सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद लेफ्ट साइड पे मेन्यू में स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारे पास डेवलपर सेटिंग्स हैं, और उसके अंदर हमारा पर्सनल एक्सेस टोकन है, टोकन क्लासिक पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये जो हमारा पुराना टोकन है इसको मैं कर दूंगा डिलीट, और हम न्यू टोकन जो है ना वो अपना जनरेट करेंगे, और जनरेट न्यू टोकन क्लासिक इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड दोबारा अपडेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ अपने टोकन का नाम लिखेंगे मीसे एकेडमी। तो अभी हम टोकन जनरेट करेंगे, उसका मैंने टोकन का नेम लिख दिया, तो आप कोई भी नेम यहाँ लिख सकते हैं, एक्सपायरेशन डेट, उसके बाद रेपो पे करेंगे सिलेक्ट, वर्क फ्लो पे करें और राइट पे करें, बाकी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जाएं, जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास टोकन जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। तो टोकन को अपने पास सेव कर लें, क्योंकि आप जब पेज रिफ्रेश करेंगे तो आपके टोकन जो है ना वो गायब हो जाएगा। तो दोबारा मैं जाता हूँ टर्मिनल में, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ और प्रेस एंटर करता हूँ, तो सक्सेसफुली मेरी फाइल जो है मेरे गिटहब रेपोजिटरी पे अपलोड हो चुकी हैं। अब मैं अपने गिटहब रेपोजिटरी पे दोबारा जाता हूँ, और यह मैं वेरीफाई करता हूँ और देखता हूँ कि मेरी जो न्यू रेपोजिटरी हमने क्रिएट की थी उसका नेम था बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर इंटरमीडिएट, उसमें फाइल अपलोड हुई है कि नहीं। तो देखें सक्सेसफुली मेरे पास जितनी भी फाइल्स थी और फोल्डर वो मेरे पास मेरी रेपोजिटरी में अपलोड हो चुके हैं। तो आप रोजाना जो क्लास ले रहे हैं बैच की, रोजाना इसको अपलोड करें अपनी बैच फाइल्स को, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी भी बैच स्क्रिप्टिंग फाइल्स को अपलोड करें अपने गिटहब पे, ताकि आपको जो पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, और ताकि फ़ायदा इसका आपको ये होगा कि आप जो है ना वो इजीली कंपनीज़ को, इंटरव्यूअर्स को आप इजीली जो है ना वो दिखा सकते हैं अपनी गिटहब की प्रोफाइल। और आपने डॉक्यूमेंटेशन बनानी है अगर,
तो ऐड अ रीडमी फाइल में आप डॉक्यूमेंटेशन भी जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है ना अभी अपनी चैट जीपीटी पे जाते हैं और अपनी आज की क्लास की जो पोस्ट है वो क्रिएट करते हैं। मैं लिखूंगा टुडे डे 19 है। टुडे आई हैव लर्न बैश स्क्रिप्टिंग इंटरमीडिएट लेवल और इंक्लूड नंबर 1 loops, number 2 until loop, conditional statement, नंबर 4 फंक्शन। तो ये हमने जो है ना आज लर्न किया। तो फिर मैं लिख दूंगा थैंक्स टू मीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर। तो हम नीचे लिख देंगे क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट। तो चैट जीपीटी जनरेटिव एआई जो है वो हमें बेहतरीन सी जो है ना पोस्ट हमें क्रिएट कर देगा। तो इसने बेहतरीन सी जो है ना हमें पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर दी है। फॉर लूप वाइल लूप्स को हमने स्टडी नहीं किया। अब इसको आप डिलीट कर देंगे, सिर्फ फॉर लूप्स यहाँ लिखेंगे, अनटिल लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, फंक्शन, राइटिंग क्लीनर, रीयूजेबल कोड। तो इसको हम कॉपी करेंगे अपनी पोस्ट को और लिंक्डइन पे जाएंगे और ये लिंक्डइन पे स्टार्ट अ पोस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो है ना मैं अपनी जो पोस्ट है उसको मैं यहाँ पेस्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट कर दूंगा। और यहाँ इसने जो है ना फॉर और वाइल लूप्स में स्टडी नहीं किया तो हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे फॉर लूप्स अनटिल लूप, कंडीशन स्टेटमेंट, फंक्शन। इसको आप थोड़ा और चेंज करना चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। और मिस एकेडमी के स्टार्ट में आप लिख देंगे @ का साइन। तो यहाँ मिस एकेडमी का पेज आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो मुझे नोटिफिकेशन जो है ना वो आ जाएगी। उसके बाद इसी तरह हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर के शुरू में आप लिखेंगे @ और मेरा पेज आ जाएगा लिंक्डइन का। तो जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो मुझे नोटिफिकेशन जो है ना वो आप लोगों की आ जाएगी। तो आपने हमेशा जो पोस्ट करनी है लिंक्डइन की वो विद स्क्रीनशॉट। तो हर क्लास के आपने साथ जो है स्क्रीनशॉट भी अपलोड करनी है। और उसके बाद जो है ना आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट जो है ना वो साथ अटैच हो जाएगी। आप एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, मल्टीपल स्क्रीनशॉट भी आप अटैच कर सकते हैं। तो आप रोजाना लिंक्डइन में पोस्ट करेंगे, आपकी प्रोफाइल, आपका पोर्टफोलियो जो है ना बिल्ड होगा और 3, 4, 5 महीने बाद आपको इजीली जो है ना वो जॉब ढूंढने में आसानी होगी। और रिक्रूटर्स को आप अपनी प्रोफाइल जो है दिखा सकते हैं रिक्रूटर्स को और इजीली रिक्रूटर्स आपकी जो है ना वो प्रोजेक्ट्स को और आप जो रोजाना लर्निंग कर रहे हैं उसको रिक्रूटर्स जो है ना वो इजीली जो है ना वो देख सकते हैं। तो रोजाना आप क्लाउड प्रोफेशनल्स को, क्लाउड को जो रिक्रूटर्स हैं उनको रोजाना अप्रोच करें, उनके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करें ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो तो आप इजीली आपको इंटर्नशिप और इजीली आपको क्लाउड में जो है ना वो जॉब मिल जाए। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ना वो लिंक्डइन की आज की पोस्ट हो जाएगी। तो हमारी आज की क्लास थी बैच की और थैंक यू वेरी मच। तो हमारे रिकॉर्डेड और लाइव सेशन जो है ना वो आते रहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। इस वक्त हमारा कोर्स जो है यूट्यूब पे जो है लाइव जो है ना चल रहा है। तो आप हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब पे चैनल को, फेसबुक को लाइव करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मिस आप जो है ना क्लाउड में जॉब हासिल करें तो आप लाजमी जो है वो मिस एकेडमी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।